एनके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ है इसका संपूर्ण हल आज करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस हुए थे। इसके बाद आज संपूर्ण जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको भी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पूरा हल। तो एक बार देख लीजिएगा, आप शुरू से करते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो इस वीडियो में आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के भी आंसर देख सकते हैं। देख लीजिएगा आपको यहाँ पे, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर है, तो देख लीजिएगा इसमें। इसके बाद ये रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है। इसके बाद यहाँ पे आपके सत्य के ये आंसर हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी सही जोड़ी आती है, चौथा क्वेश्चन। तो इस पे ये ऑप्शन है इनके और ये आंसर है इनके। इसके बाद आपका जो आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर ये है। इसके बाद यहाँ से अपन अगले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन है, तो ये छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सैल स्थिरांक को परिभाषित कर लिखिए। सैल स्थिरांक को क्या करना है, परिभाषा लिखना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं सैल स्थिरांक की परिभाषा, देखते हैं कि क्या होती है सैल स्थिरांक की परिभाषा। तो यहाँ पे जब सैल स्थिरांक की आप परिभाषा देखेंगे तो किसी चालक सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं और इसे x से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कई बार कैपिटल X भी लिख देते हैं और कई बार स्मॉल x या G स्टार के नाम से भी लिखा रहता है। तो x बराबर L अपॉन क्या होता है A, और सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो याद रखिएगा, ये बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विशिष्ट चालकता को परिभाषित कर लिखिए। विशिष्ट चालकता लिखना है, तो विशिष्ट चालकता जो होती है आपके यहाँ पे, तो किसी विद्युत अपघट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कोई यदि विद्युत अपघट है तो इसकी 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहते हैं। और इसे कप्पा के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम होती है, और ये विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। रो का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो कप्पा बराबर 1/रो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कप्पा बराबर 1/r गुणित कितना हो जाएगा, L/A। जहां यहाँ पे R प्रतिरोध है, A इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, और इसकी मात्रक की बात करें तो यहाँ पे कप्पा बराबर 1/ओम गुणित सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा और ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। या कि यहाँ पे इसकी इकाई को दूसरे तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे ओम इनवर्स बराबर क्या होता है, सीमेन होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर, तो बन जाएगा ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा है। रासायनिक अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना कर लिखिए जिनका वेग व्यंजक है।
तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। अभिक्रिया की कोटि में यदि बात करेंगे तो वेग बराबर क्या दिया यहाँ पे के ए की घात 1/2 बी की घात 3/2। तो यहाँ पे कोटि पूछ रहा है, अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे घातों का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। n बराबर 1/2 प्लस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 2। आप सामान्य तौर पर भी निकाल सकते हैं कि 1/2 बराबर क्या होगा आपका 0.5 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे आप 3/2 बराबर क्या होगा 1.5। जब इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये आधा हो गया और ये क्या होगा, सामान्य भाषा में बात करें तो 1.5, तो 1.5 और आधा कितना हो जाएगा आपका 2। तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वेग बराबर क्या है के ए की घात 3/2 बी की घात इनवर्स है, बी की घात क्या है -1 है वहां पे। तो यहाँ पे घातों को जोड़ना है, n बराबर 3/2 प्लस -1 है। तो यहाँ पे आप जब घटाएंगे तो यहाँ पे ये 3/2 लिखा है, 3/2 मतलब 1.5 माइनस कितना करना है आपको 1 करना है। यहाँ पे जब 1 कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर क्या आएगा आपका, जब आप क्या करना है यहाँ पे 1.5 में 1 घटा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पे 0 कितना आएगा 5 आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 0.5 अर्थात क्या है यहाँ पे प्रभाज्य में आ रही है ये, तो देख लीजिएगा। तो इसकी छदम कोटि अभिक्रिया कहलाएगी ये, और यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, देख लीजिएगा ये आंसर रहेगा। वहां पे देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्नलिखित अथवा है ये, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों के अभिक्रिया कोटि की पहचान करना। नीचे क्या दिया है यहाँ पे आपको, पहला में दिया है के बराबर 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे इनकी अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो आपको सिंपल सा मात्रा देखना है कि मात्रा किस कोटि का है, अभिक्रिया क्या है, उस आधार पर क्या होगा। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक लिखा है, इसलिए अभिक्रिया क्या होगी द्वितीय कोटि की है। यहाँ पे ये आपका के बराबर 3 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स लिखा है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है मात्रक लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा आपसे, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो ये मान लिखे रहते हैं इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको केवल अभिक्रिया की कोटि के लिए क्या करना है, केवल मात्रक देखना है कि मात्रक क्या लिखे हुए हैं, मात्रक के आधार पर अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे बतानी है। इसके बाद जो आपका अगला आता है संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 8वां क्वेश्चन है संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। मतलब देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़े ताकि ऊर्जा अवरोध को प्राप्त कर सके, तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारकों की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर तो होनी ही चाहिए। यदि किसी अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा के बराबर तो होनी ही चाहिए। उत्प्रेरक की मदद से इसके मान को कम किया जा सकता है। यदि उत्प्रेरक का उपयोग कर दे सक्रिय ऊर्जा के मान को कम किया जा सकता है, जिससे कम ऊर्जा पाकर भी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। सक्रिय ऊर्जा को EA लिखा जाता है। सक्रिय ऊर्जा को आर्हीनीय समीकरण के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे आर्हीनीय समीकरण क्या होता है, log 10 K2/K1 बराबर EA अपन 2.303 R, और यहाँ पे
आपका कोष्टक पे सांद्रता के टेम्परेचर तो T2 माइनस T1 अपान T1 माइनस T2, तो ये हो जाएगा जल्दी में से। तो आप सक्रिय ऊर्जा बस की परिभाषा बस पूछा था तो इतना पर्याप्त था आपको वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अथवा में क्या पूछा था, शून्य कोटि अपक्रिया को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन था शून्य कोटि की अपक्रिया को की परिभाषा लिखनी है। तो देखते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा। तो यदि किसी अपक्रिया का वेग, यदि क्या है किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है तो अपक्रिया शून्य कोटि की होगी। मतलब वहां पे अपक्रिया की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता यदि पर निर्भर अपक्रिया नहीं करती है तो अपक्रिया की जो कोटि क्या होती है, शून्य होती है। शून्य कोटि की अपक्रिया में क्रिया कारकों का साधन समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होगी, कोई ना कोई उत्प्रेरक उपयोग किए जाएंगे, इसलिए अभिकारकों की सांद्रता का यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं रहता है। तो उदाहरण देखते हैं, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अपक्रिया है। यहाँ पे जो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी आपकी, तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण है, अमोनिया का अपघटन कर रहे हैं और यहाँ पे जो उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है वो एमओ यूज किया जा रहा है मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पे बात यह है कि यदि मॉलिब्डेनम उपयोग नहीं किया जाए तो अपक्रिया संपन्न नहीं होगी या धीमी होगी, बहुत धीमी। अर्थात कहने का मतलब ये मॉलिब्डेनम के कारण अपक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए अपक्रिया की कोटि यहाँ पे जो अमोनिया के 2 मोल यूज किए जा रहे हैं इनका कोई महत्व यहाँ पे नहीं, इसलिए अपक्रिया क्या हो जाएगी, अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ पे शून्य होगी, शून्य सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो अपक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पे ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में कोई 2 अंतर बताइए। यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 2 अंतर पूछा है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है लैंथेनाइड में सबसे पहले और फिर एक्टिनाइड की बात करते हैं। विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षक के 4f कोष में प्रवेश करते हैं। ये कहां पे जाएंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में जाएंगे और यहाँ पे विभेदीकरण जो है तो n-2 के 5f कोष में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। लैंथेनम के बाद के तत्व लैंथेनाइड कहलाते हैं और ये एक्टिनियम के बाद के आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड बोलते हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या 3+ से 2+ व +4। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक्टिनाइडों पे बात करनी है। तो यहाँ पे एक्टिनाइडों में भी क्या होते हैं, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +3 होती है, लेकिन इसके अलावा ये उच्चतर ऑक्सीकरण संख्या अवस्था भी दिखाते हैं, +4 +5 +6 +7 भी दर्शाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे यदि बात करें तो डी व एफ ब्लॉक तत्वों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो पहला अनुप्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व के अनुप्रयोग देखेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्व का अनुप्रयोग क्या है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है इनका उपयोग। अनुप्रयोग मतलब उपयोग, मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है इनका दूसरा। और अब एफ ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग देखें तो सबसे पहले लैंथेनाइड के, वहां पे तो आपको एफ ब्लॉक का पूछा था, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों होते हैं। तो यहाँ पे किसी के भी 2 उपयोग लिख दीजिएगा पेपर में। लैंथेनाइड के मिश्र धातुओं का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाएगा और गर्मी प्रतिरोध तथा मेटालोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। मतलब ताप को सहन करने वाले उपकरणों में इन धातुओं का उपयोग किया जाएगा। अगला देखते हैं एक्टिनाइड के उपयोग। तो एक्टिनाइड के उपयोग, तो एक्टिनाइड एमरीकियम का उपयोग स्मोक डिटेक्टरों में किया जाता है। यहाँ पे स्मोक की पहचान करने में किया जाएगा एक्टिनाइड का उपयोग। एक्टिनाइडों में कोई भी स्थिर आइसोटोप नहीं है, यह सभी रेडियोएक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। यहाँ पे कोई भी स्थिर
आइसोटोप नहीं है, मतलब स्थिर कोई भी समस्थानिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, समन्वय संख्या की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। समन्वय संख्या क्या कहलाती है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो समन्वय संख्या की देखते हैं। केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगेंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी करके समन्वय मंडल कहलाते हैं। मतलब आपका जो गुरु कोष्ठक होगा तो गुरु कोष्ठक ही क्या कहलाएगा, आपका समन्वय मंडल कहलाता है। गुरु कोष्ठक क्या कहलाएगा, समन्वय मंडल कहलाएगा। आयनी समूह गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे जाते हैं, ये प्रतिआयन कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पे K4FeCN6 में यहाँ पे बड़ा कोष्ठक के अंदर जो लिखा है FeCN6, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, आपका समन्वय मंडल कहलाएगा या उपसंयोजन मंडल कहलाएगा। और प्रतिआयन जो क्या कहलाएगा, बाहर लिखा जाता है K+ आयन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा लिखनी है अपने को। यहाँ पे तो देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या कहलाते हैं। संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु आयन जो लिगेंड के साथ उपसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहेंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। इनके पास लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को रखने के लिए उपयुक्त संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। जैसे FeCN6 में यहाँ पे साइनाइड के द्वारा या बात करें साइनिडो के द्वारा Fe को 6 जोड़े एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाएंगे। तो इनके रखने के लिए Fe के पास क्या रहती है, तो रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे Fe क्या है, यहाँ पे जो Fe यहाँ पे आपका केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। Fe2+ के केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, इसमें जो 6 CN लिगेंड के साथ उपसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन अब आता है आपका IUPAC नामकरण, ये सभी पेपरों में पूछा जाता है 12th के। तो देखते हैं यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या दिया है, टेट्रा कार्बोनेट निकेल 0, ऑक्सीकरण संख्या 0 दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड का नामकरण किया जाता है, तो टेट्रा कार्बोनेट। तो अब लेकिन जब सूत्र लिखा जाता है सबसे पहले प्रतिआयन का लिखा जाता है, उसके बाद किसका लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर लिगेंड का नामकरण लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिआयन तो है नहीं, तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का बड़े कोष्ठक के अंदर नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे निकेल केंद्रीय धातु परमाणु है तो Ni, और कार्बोनिल तो टेट्रा कार्बोनिल तो CO4, ये हो जाएगा आपका इसका IUPAC नाम। और इसके बाद टेट्रा एमीनी एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पे एमीनी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, एमीन है तो यहाँ पे एमीनी नहीं, तो टेट्रा एमीन। और तो सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखिए, जब अपन वहां पे सूत्र फॉर्म में लिखिए तो सबसे पहले कोबाल्ट हो गया, फिर NH3, तो NH3 कितने हैं, टेट्रा, तो यहाँ पे NH3 पूरे कोष्ठक 4, फिर एक्वा H2O, फिर इसके बाद क्लोरिडो तो Cl, और यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे और इसके बाद क्लोराइड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे, Cl लिख दिए क्लोराइड। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हुए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रतिआयन की संख्या लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये उदासीन लिगेंड है, मतलब इसका आवेश 0 है, ये भी उदासीन लिगेंड है एक्वा, तो इसका भी आवेश 0 है। यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, यहाँ पे इसकी -1 होता है, इस पे चार्ज आवेश -1 होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, क्लोरीन लिखा है तो इसका भी आवेश -1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। जब यहाँ पे क्लोरीन 2 लिखे हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, -2, यहाँ पे होगा -2 और -1 कितना हो गया, -3। इनको सभी को क्या करेंगे, जब बराबर को सब ले जाएंगे तो +3, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या 3। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो सही है जो भी। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा का है निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके IUPAC नाम लिखने हैं, सूत्र लिखे हैं इनके IUPAC नाम। सबसे पहले देखते हैं PTNH3 पूरे कोष्ठक 2 ClNO2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंडो का नामकरण किया जाता है, तो डाइएमीन
क्लोरिडो नाइट्रिडो, यहाँ पे ये उभयदार मिलेंगे इसलिए नाइट्रिडो N लिख देंगे, नाइट्रिडो N। और प्लेटिनम, यहाँ पे ऊपर चार्ज नहीं लगा है, ऋण वाला लगा होता तो यहाँ पे 8 लग लगाते, लेकिन यहाँ पे ना धन लगाया ना ही ऋण लगाया और ना ही कोई चार्ज लगा, तो उदासीन संकुल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है, और यहाँ पे इसकी कितनी होती है, -1 होती है। तो -1 -2 हो जाएगा, बराबर को सब ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला जो है COCl2 En पूरे कोष्ठक 2 और प्लस आयन। यहाँ पे अब तो सबसे पहले निबंधों का नाम पढ़ लिया जाए तो डाई क्लोरिडो। अब यहाँ पे ये एथिलीन डाइएमीन लिखा है, तो एथिलीन डाइएमीन जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्द आते हैं, तो उनमें बिस ट्रिस शब्द करके यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 को क्या करेंगे, 2 डाई ना लिख करके बिस एथेन 1,2 डाइएमीन लिखेंगे, और यहाँ पे कोबाल्ट और फिर उसकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे क्या हुई, इसकी -1 2 और ये कितने 2 है तो -2 हो गई, और यहाँ पे प्लस बराबर के उस तरफ जब इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको बता दें, जिसकी निकाली रहती है ऑक्सीकरण संख्या उसको x मानते हैं, प्लस यहाँ पे कितने इसकी -1 है, और यहाँ पे जब इसकी कितनी -1 है और है कितने 2 है, प्लस कितना En की ये उदासीन लिगेंड है, तो इसका आवेश क्या होता है, 0 होता है, बराबर क्या कर देंगे यहाँ पे +1 कर देंगे, +1 क्या, ये वाला +1 करेंगे। अब इसको हल करेंगे जब, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 +2, ये जब उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की कितनी है, 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रेशेदार प्रोटीन को परिभाषित कर एक उदाहरण लिखिए। तो रेशेदार प्रोटीन, यह प्रोटीन धागे के समान लंबे तथा एक दूसरे के बगल में रहते हुए रेशे फाइबर बनाती हैं, इनमें क्रॉस बंध शाखाएं नहीं बंद होती हैं, और उदाहरण है इसका क्यूरेटिन मायोसिन, ये इसके उदाहरण है। चलिए इसका अथवा पूछा था 12 नंबर क्वेश्चन का, गोलिकाकार प्रोटीन को परिभाषित कर एक उदाहरण सहित लिखिए यहाँ पे। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर घूमकर गोलाकार हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या हो जाती है, घूमकर क्या हो जाएंगी, गोलाकार हो जाएंगे, जिसमें लिपोफिलिक भाग अंदर की ओर तथा हाइड्रोफिलिक भाग बाहर की ओर स्थित होते हैं, अतः ये जल में विलय होते हैं। उदाहरण है आपका एंजाइम और यहाँ पे हीमोग्लोबिन। एंजाइम में आप कोई सा भी एंजाइम यहाँ पे लिख सकते हैं, जाइमेज हो गया, पेप्सिन हो गया, तो ये सभी एंजाइम जो होते हैं इसी के उदाहरण लिए इसी प्रोटीन पे आएंगे। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका है, अभिक्रिया की कोटि को के कोई 3 निष्कर्ष लिखने हैं। तो 3 निष्कर्ष देखते हैं अभिक्रिया की कोटि के लिए। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है, मतलब ये प्रायोगिक बात होगी, अभिक्रिया की कोटि के लिए प्रायोगिक बात होती है यहाँ पे। दूसरा है अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकती है। तीसरा जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद, यदि अभिक्रिया क्या होती है, एक से अधिक पद में होती है, तो मंद पद क्या करता है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता है। तो मंद पद की दर होती है यहाँ पे अभिक्रिया की जो कोटि होती है। तो ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अथवा का जो क्वेश्चन है इसका, तो अथवा में जो पूछा था, तो अभिक्रिया की आणविकता के कोई 3 निष्कर्ष लिखिए। तो यहाँ पे इसकी आणविकता के क्या करते हैं, 3 निष्कर्ष देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। अभिक्रिया की ये हमेशा क्या होती है, आणविकता क्या होती है, हमेशा पूर्णांक में होगी। अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही परिभाषित होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक अभिक्रिया मतलब जो एक पद में होती है तो उन्हीं अभिक्रियाओं के लिए है। जटिल अभिक्रिया मतलब जो एक से अधिक पद में होती है तो उनके लिए आणविकता की बात नहीं की जाती है, उन पे कोई अर्थ नहीं होता। आणविकता यहाँ पे तीसरा देखते हैं, तो इसका मान शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकता है। तो ये शून्य होगी
ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ठीक, ये केवल क्या होगी, पूर्णांक में रहती है। याद रखिएगा यहाँ पे ये पूर्णांक में होती है, केवल और केवल क्या रहेगी, पूर्णांक रहेगी, पूर्णांक में रहेगी। शून्य ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है ये। तो बन जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा है। निम्नलिखित ईथरों, जो नीचे ईथर दिए गए तो निम्नलिखित यहाँ पे निम्नलिखित ईथरों को HI के साथ गर्म करने से प्राप्त मुख्य उत्पाद लिखिए। यहाँ पे HI के साथ गर्म करने पर क्या करना है, मुख्य उत्पाद लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप क्या बनेगा, इसके देखते हैं दो पार्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले पार्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI के साथ क्रिया करानी है। आपको यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि HI के साथ आप क्रिया करा दीजिए। तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I से हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे एल्कोहल बन गया और एक दूसरा यहाँ पे आपका एथिल आयोडाइड बन चुका है यहाँ पे। तो ये एथिल आयोडाइड, तो दो उत्पाद आपके इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पे यदि इनका आप यदि यहाँ पे और देखना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 2-मेथिल ब्यूटेन 1-ऑल है। और यहाँ पे जो, तो ये इसका ये आंसर रहेगा। इसके बाद ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन पे जो आपका रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, जो दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको HI की क्रिया करानी थी। जब HI की क्रिया कराएंगे तो पहला वाला क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल बना देगा और दूसरा वाला क्या बना देगा, यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड वाला उत्पाद मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से यहाँ पे अगला देखते हैं तीसरा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ पे CH2 जुड़ा है और O जुड़ा था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो CH2 वाले के साथ में क्या हो जाएगा, I जुड़ जाएगा, आयोडाइड जुड़ जाएगा और बेंजीन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये तीनों क्वेश्चनों के क्या हो गए, आपके आंसर हो चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसका अथवा में क्या पूछा है, अथवा में पूछा है 3-मेथिल फिनॉल का मोनोनाइट्रीकरण। यहाँ पे जो आपका ये पूछा है 3-मेथिल फिनॉल जो है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 3-मेथिल फिनॉल का मोनोनाइट्रीकरण। देखिए सबसे पहले तो इनका आपसे यदि समीकरण लिखते बनता है तो आप क्या होगा, बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है, उसकी संरचना बनाते हैं। यहाँ पे फिनॉल OH हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो गया आपका CH3। यहाँ पे ये 3-मेथिल फिनॉल है। इसकी क्या करना है, मोनोनाइट्रिक बनाना है। तो HNO3 के साथ पे क्रिया करा दीजिए, HNO3 के साथ पे क्रिया करा दीजिए। जब HNO3 के साथ पे आप क्रिया कराएंगे तो इसके दो उत्पाद मिलेंगे आपको। एक बार नाइट्रो क्या होगा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है आप HONO2। तो नाइट्रो ग्रुप एक बार आर्थो स्थिति पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा स्थिति में। सबसे पहले यहाँ पे पैरा स्थिति पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3-मेथिल 4-नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा, और जब आर्थो स्थिति पे जोड़ेंगे तब वहां पे क्या हो जाएगा आपका 4-नाइट्रोफेनिल इथेनोएट। तो ये बन जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका दिया था यहाँ पे, इसमें क्या बोल रहा है वो कि, चलिए यहां पे देख लेते हैं। यहां पे जब देखेंगे तो यहां पे ये क्या बोल रहा है, उत्पाद वही है सब कुछ, मतलब वहां पे अभिकारक वही है 3। चलिए इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो रहेगा इसका अथवा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे कि निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला पूछा है मेथेनॉल का निर्माण। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेथेनॉल का निर्माण करना है, किससे करना है ये नहीं बता रहा। तो यहाँ पे अपन एक ईथर ले लेते हैं, उससे इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे
डाई मेथिल ईथर ले लिए हैं और इसकी HI के साथ क्रिया करा देंगे तो इसके दो उत्पाद मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे मेथेनॉल मिल जाएगा, जो आपको बोला था मेथेनॉल बनाना है तो आपका ये मेथेनॉल मिल जाएगा, और यहाँ पे मेथिल आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक है, आयोडोमेथिल मिल जाएगा। तो ये आपका ये हो गया पहला। दूसरा इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, पिक्रिक अम्ल के लिए बात कर रहा है। पिक्रिक अम्ल का निर्माण कीजिए। पिक्रिक अम्ल अर्थात कहने का मतलब ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे इसकी फिनॉल के साथ क्रिया करा देंगे और किसकी HNO3 के साथ या HONO3 के साथ, और इसके 3 अणु लेंगे। तो यहाँ पे और कॉन्सेंट्रेट क्या है H2SO4 के ऊपर में, तो यहाँ पे पैरा और आर्थो स्थिति पे क्या जुड़ जाएंगे, नाइट्रो जुड़ जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है आपका पिक्रिक अम्ल कहलाता है, पिक्रिक अम्ल कहलाएगा ये पिक्रिक अम्ल, और ये आपको उत्पाद मिल जाएगा, या इसी को ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला आता है ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण। ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण करना है तो यहाँ पे फिनॉल ले लेंगे और 3Br2 से क्रिया करा देंगे जल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे आर्थो और पैरा स्थिति में क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल कहलाएगा, और 3HBr अलग हो जाएंगे। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे आपको से साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लब्धि से साइनोहाइड्रिन बनाता है, परंतु 226 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं करता है। संभावित कारण दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, इसका संभावित कारण बताना है कि वो ऐसा नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइक्लो अच्छी लब्धि देगा, साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्यों होता है, क्या होता है देखते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन जो है तो ये HCN के साथ क्रिया करा देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और CN यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन बना देगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी क्रिया क्या कराएंगे, यहाँ पे 226 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन और HCN की क्रिया करा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे साइनाइड जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं निष्कर्ष पे इसमें क्या होता है। आर्थो स्थानों पर 3 मेथिल समूह की उपस्थिति के कारण CN आयनों का नाभिक रागी आक्रमण नहीं होता है। वहां पे 3 क्या रहते हैं मेथिल समूह रहते, यहाँ पे इसलिए नाभिक रागी आक्रमण नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेन में यह स्टेरिक अवरोध अनुपस्थित होता है, अतः CN आयनों का नाभिक रागी आक्रमण शीघ्रता से होता है, अतः साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन अच्छी मात्रा पे प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। यदि नहीं आया तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई यहाँ पे जो जुड़ा है आपको, तो यहाँ पे देखेंगे जब तो आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है तो बड़े आसानी से CN आ जाएगा। यहाँ पे उसके अवरोध करने के लिए कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं जुड़े, कोई भी बड़े ग्रुप नहीं जुड़े, तो बड़े आसानी से क्या होगा साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बात होगी तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, जो कि यहाँ पे साइनाइड आयन को यहाँ पे स्थापित करने में क्या होगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये वाला उत्पाद कम बनता है, कम लब्धि देता है, अच्छी लब्धि नहीं देता, बल्कि ये वाला क्या होता है यहाँ पे बड़े ग्रुप नहीं जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे मेजर ग्रुप जुड़े होने के कारण क्या होता है, इसकी लब्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बन जाएगा आपसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन इसी का जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सेमी कार्बाइड में 2 NH2 समूह होते हैं, परंतु केवल एक NH2 समूह ही सेमी
कार्बोजोन विवेचन में प्रयुक्त होता है। संभावित कारण दीजिए। यहाँ पे इसका संभावित कारण देना है, तो देखते हैं। चलिए यहाँ पे जब आप देखेंगे सेमी कार्बेजाइड में 2 एमीन समूह होते हैं। यहाँ पे एमीन समूह कितने होते हैं? 2। एक समूह ये है और दूसरा समूह यहाँ पे ये है। तो होते हैं, लेकिन इनमें से एक ऊपर प्रदर्शित अनुनाद के में भाग लेता है। क्या लेता है? अनुनाद में भाग ले लेता है, अनुनादी संकर बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस NH2 समूह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अतः यह नाभिक रागी नहीं है। लेकिन दूसरा जो एमीन होता है NH2, जो दूसरा रहेगा समूह पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं लेता है। दूसरा एमीन क्या करता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग नहीं लेगा। अतः एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के CO समूह पर आक्रमण के लिए उपलब्ध होता है, और ये यहाँ पे इसके आक्रमण के लिए उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से है इसका आंसर, देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए तथा इसके आधार पर विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने वाला व्यंजक उत्पन्न करना है। चलिए क्वथनांक में उन्नयन देखते हैं क्या कहलाता है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, और विलयन के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक बात करें तो देखिए, यहाँ पे व्यंजक पूछा है तो व्यंजक कर लेते हैं व्युत्पन्न। यहाँ पे तो क्वथनांक में उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान में संबंध मान लेते हैं यहाँ पे कि क्या है आपका W ग्राम अवाष्पशील विलेय W ग्राम विलायक में घुला हुआ है तथा विलेय का मोलर द्रव्यमान Mb है। तो यहाँ पे मोलरता की परिभाषा से लिखते हैं। M बराबर क्या होता है? WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA। तो ये मोलरता M बराबर हो गया। विलेय के अवाष्पशील विलेय के लिए तो डेल्टा TB बराबर क्या होता है? KB M होता है। तो यहाँ पे समीकरण पहले और दूसरे से क्या हो जाएगा? यहाँ पे M का मान रखना है, कुल मिला के मोलरता का मान रखना है। तो डेल्टा TB बराबर क्या होता है? KB गुणित क्या होता है? MB गुणित 1000। यहाँ पे MB गुणित क्या हो जाएगा? WA हो जाएगा। यहाँ पे KB रहा, MB की जगह ये पूरा M की जगह पे क्या रख देंगे? पूरा उसका मान लिख देंगे, ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको निकालना क्या है? आणविक द्रव्यमान में संबंध निकालना है, और किसके? विलेय के आणविक द्रव्यमान। तो MB को सामने रख देंगे और MB की जगह पे क्या कर देंगे? TB को भेज देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका MB बराबर हो जाएगा KB गुणित WB गुणित 1000 बटे डेल्टा TB गुणित WA। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो ये बन जाएगा आपसे यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, चलिए अगला 70वें क्वेश्चन का अथवा देखते हैं। हिमांकु अवरवर को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान की निर्धारण के लिए गणना का व्यंजक दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिमांकु अवरवर की परिभाषा पूछा था। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, जिसके कारण हिबाक ताप में कमी आ जाती है। वाष्पदाब अवनमन के कारण विलयन का हिबाक शुद्ध विलायक के हिबाक से कम हो जाता है। इस प्रकार विलायक और विलयन के हिबाकों का अंतर हिमांकु अवरवर कहलाता है। चलिए देखते हैं थोड़ी सी परिभाषा। जब यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन के हिबाक में कमी आती है, और विलयन के हिबाक में होने वाली इस कमी को क्या कहते हैं? हिबाक में अवरवर कहते हैं। तो ये कहलाता है, और इसको डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। अब हिबाक में अवरवर के लिए क्या करते हैं? आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए क्या करते हैं? सूत्र निष्पन्न करते हैं। तो हिबाक में अवनमन डेल्टा TF का प्रायोगिक निर्धारण
करके आवासीय विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब किसी आवासीय विलय के लिए विलयन के लिए आवासीय विलय के विलयन के लिए तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है के एफ गुणित एन। यहाँ पे एन मूललता है। चलिए अब देखते हैं अपन मूललता वाला सूत्र लगाते हैं। मान लो W ग्राम आवासीय विलय W ग्राम विलायक में घुला हुआ है तथा विलय का आणविक द्रव्यमान MB ग्राम है। अतः विलयन की मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या गुणित 1000 है। विलायक का द्रव्यमान में यहाँ पे विलायक का क्या रहेगा द्रव्यमान रहेगा और किस में रहेगा ग्राम में रहेगा। तब इसको जब शुल्क भाव पे यदि करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर क्या होता है यहाँ पे m बराबर हो जाएगा मूललता बराबर WB अपान MB गुणित 1000 बटे WA। ये विलायक के लिए है। तो यहाँ पे इसको m बराबर क्या होगा WB गुणित 1000 बटे MB गुणित क्या हो जाएगा WA हो जाएगा। ये अब क्या करना है अब क्या करना है दोनों जो आपका पहला समीकरण और जो ये वाला समीकरण रहेगा दूसरा समीकरण तो इन दोनों की क्या करना है तुलना कर देना है दोनों से। m का मान रख देना है पहले समीकरण में। तो समीकरण 2 में मूलतः m का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और यहाँ पे m की जगह पे उसका मान रख दिया WB गुणित 1000 बट्टे क्या हो जाएगा आपका MB गुणित WA। यहाँ पे अब क्या कर रहा है आपको इसकी जगह पे इसको कर दे रहा है डेल्टा टी एफ की जगह MB कर दे रहा है। तो MB यहाँ आ जाएगा सामने क्योंकि विलय के मोलर द्रव्यमान के साथ क्या करना है सब बता रहे थे। ये विलय का मोलर द्रव्यमान है तो यहाँ पे विलय के मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा KF गुणित WB गुणित 1000 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी एफ गुणित WA। तो ये था आपका यहाँ पे संबंध यही क्वेश्चन पूछा था। तो समीकरण 4 में शेष अन्य राशियों के बाद ज्ञात होने पर विलय के आणविक द्रव्यमान MB की गणना की जा सकती है। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन था आपका यही क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन आया ये जो है आपका विद्युत रसायन से था। तो यहाँ पे देखते हैं विद्युत रसायन का क्वेश्चन क्या था। जो सवाल था आपका निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। यहाँ पे MgS प्लस 2Ag प्लस यहाँ पे इसका मान दिया है 0.001 M इक्वल Mg2 प्लस इसका मान दिया है 0.130 M प्लस 2AgS। तो यहाँ पे इसके ई सेल का परिकलन कीजिए। यदि यहाँ पे E0 सेल का मान दिया है 3.17 वोल्ट हो तो तब यहाँ पे क्या करना है ई सेल का मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसको करते हैं। तो यहाँ पे जब अपन देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तो दी गई अभिक्रिया वाले सेल को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे Mg आप क्या हो जाएगा Mg2 प्लस मतलब यहाँ पे Mg का क्या है ठोस अवस्था में मतलब इलेक्ट्रोड के रूप में और यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में। तब इसका मान कितना है 0.130 M और यहाँ पे ये लवण सेतु के लिए रहता है। यदि डबल आप लिख लगा हो तो Ag प्लस ये हो जाएगा 0.001 M प्लस Ag यहाँ पे। तो नरस्थ समीकरण यहाँ पे नरस्थ समीकरण लगाना है। तो नरस्थ समीकरण बराबर क्या होता है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस RT अपान 2F ln Mg2 प्लस और यहाँ पे Ag प्लस और पूरे की हाथ कितनी लगी है 2। देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे Ag क्या हो रहा है दो भागों में टूट रहा है। आप समीकरण में देखे होंगे Ag में क्या है 2Ag लिखा था 2Ag लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे Ag जब 2Ag लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा
ये 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। और देखते हैं, मान देख लेते हैं एक बार अपन। यहाँ पे क्या क्या दिए है, जब इसमें देखेंगे मान, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। तो ई नॉट सेल जो यहाँ पे दिया है तो 3.17 वोल्ट दिया है। Mg2 प्लस का मान दिया है 0.13 एम यहाँ पे, और इसके बाद Ag का मान दिया है 0.001 एम। यहाँ पे ये कैपिटल एम है। अब यहाँ पे अब सूत्र में क्या रखते हैं, मान रख दे, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 3.17 वोल्ट। यहाँ पे ई नॉट सेल का मान है ये, और यहाँ पे ये नरस समीकरण से है, यहाँ पे जो आर टी नरस समीकरण से जो आता है 0.059 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग, तो लॉग के लिए मान क्या दिया है, यहाँ पे 0.13 शुद्ध, और यहाँ पे 0 बटे दिया है 0.003 और क्या है फिर बढ़ है, और यहाँ पे स्क्वायर वहाँ पे डबल है इसलिए। तो इसको जब देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हल करना है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बाकी सब चीजें तो वही रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बात क्या होती है कि यहाँ पे जब इसको लिखिएगा तो आप करिए -4 लिखिए, ठीक, और क्या है 2 का गुणा होगा तो 2 बार है, तो इसलिए क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से जाएगा आगे। जब हल करेंगे तो आप यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देते ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 का भाग दे देंगे, यहाँ पे 2 का भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.0295 लॉग, और यहाँ पे 1.3 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्योंकि इसको जब क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो वो घात क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी, तो इसलिए। और यहाँ पे एक अंक बाद इसको खिसकाए, इसलिए क्या हो जाएगा 8 की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 10 में। 3.17 -0.0295 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 log 10 प्लस log 1.3। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, ये लॉग के सूत्र से हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 3.17 और यहाँ पे 7 प्लस क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो 0.113। अब इसको आपको हल करने के बाद क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7.113 आ जाएगा। अब इसका गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 3.17 माइनस 0.21 हो जाएगा। और इसको घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.96 वोल्ट आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही करना था आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। निम्न विचारों का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। यहाँ पे नीचे समीकरण दिया है, ये 8वां का क्वेश्चन था आपका। तो कॉपर S2Ag प्लस F1 एरो, यहाँ पे जो है कॉपर 2 प्लस आए और प्लस में क्या दिया है 2AgS। और यहाँ पे ई नॉट सेल का मान दे रहा है 0.46 वोल्ट दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, साम्य स्थिरांक की क्या करना है, गणना करनी है। चलिए देखते हैं साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करनी है उनको। यहाँ पे तो साम्य स्थिरांक के लिए आपको ई नॉट सेल का सूत्र लगाना है। ई नॉट सेल जो होगा, तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है 0.059 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो कॉपर है तो वहाँ पे 2 प्लस आयन पे है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 2।
अक्रिया के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ई नॉट सेल का मान दिया है 0.46 वोल्ट दिया है, बराबर का 0.059 वोल्ट अपॉन 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग केसी। तो केसी का मान निकालना है। केसी क्या है आपके यहाँ पे स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक है, तो यहाँ पे लॉग केसी हो जाएगा। तो लॉग केसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरफ लाएंगे तो पूरा क्या होगा पलट जाएगा। तो 0.46 गुणित क्या हो जाएगा 2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.059। और इसको जब हल करेंगे आपको क्या आ जाएगा 15.5932। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे। और वैसे तो आप चाहो तो यदि आपसे नहीं बनता तो इतना ही आंसर पर्याप्त है, लेकिन यदि थोड़ा और आगे जाना है तो ये आपको यहाँ पे दे दिया। अब क्या है साम्य स्थिरांक केसी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग के लिए करेंगे, तब एंटी लॉग करने पर क्या 15.5932 का एंटी लॉग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.919 गुणे 10 की घात 15। और या कि आप इसी को क्या कर सकते हैं बंद करके क्या कर सकते हैं 2 लिख लीजिए, तो 3.92 गुणे 10 की घात 15। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका SN1 अप्रिया को एक उदाहरण सहित लिखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आता है और इसीलिए पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट था। तो SN1 का देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या कहलाती है। यहाँ पे SN1 जो है, तो SN1 में क्या होगा कि SN1 एक आणु क्रिया जिसको बोलते हैं। तो ये क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड RX जो होता है बंध का विवरण होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन कार्बोधनायन बनता है। ये क्रिया मंद गति से होती है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये क्रिया क्या होती है मंद गति से होती है। द्वितीय पद में कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करता है। दूसरे चरण पे ये दूसरा चरण है, ये आपका यहाँ पे दूसरा चरण है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ये आपका ऑक्सीजन जो है, तो इससे हाइड्रोक्सिल है यहाँ पे, तो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन से क्या करेगा तुरंत क्रिया शीघ्रता से क्रिया करके और उत्पाद को क्या करता है निर्माण करता है। तो दर प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ये क्रिया क्या हो जाएगी तीव्र हो जाएगी, तीव्र गति से होती है। और इस पद पर संक्रमण अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है। इस कारण इसे एक अणु अभिक्रिया, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसमें बात क्या हो रही है एक अणु भाग ले रहा है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, सबसे पहले RX का क्या होता है विदलन होता है, तो इसके बाद तो यहाँ पे एक अणु ही भाग ले रहा है। इसी का यदि विदलन होता है तो आराम से होता है, मंद गति से होता है, और यही अभिक्रिया की दर का क्या करता है निर्धारण करता है। तो यहाँ पे इसका कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद शीघ्रता से ही क्या बन जाएगा वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के साथ को क्या कर देगा अभिक्रिया करके और तुरंत उत्पाद का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पे ये थी आपकी एक अणु अभिक्रिया जो थी आपकी। तो ये अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन SN2 अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाइए। तो SN2 भी पूछा है यहाँ पे आपके अथवा में। तो यहाँ पे ये क्या होता है SN2 मतलब आपकी द्विअणु क्रिया विधि या SN2 अभिक्रिया। इस विधि में नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद पे होती है। यहाँ पे देखिए वहां पे 2 पद में होती थी, तो यहाँ पे एक पद में होती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमणावस्था संरचना बनती है जो शीघ्र ही एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है और हैलाइड आयन मुक्त करती है। यहाँ पे बात क्या होगी आपका जो एल्किल हैलाइड रहेगा और एक नाभिक स्नेही जो रहेगा, दोनों ही क्या लिए जाएंगे साथ में लिए जाते हैं। और नाभिक स्नेही क्या होता है यहाँ पे प्रबल नाभिक स्नेही लिया जाता है। और ये अभिक्रिया क्या होती है थोड़ा पहले पद में क्या रहेगी धीमी होगी, और मतलब पहले धीमी रहेगी। यहाँ पे क्या है एक नाभिक स्नेही क्या है जुड़ रहा है और दूसरा नाभिक स्नेही जो है तो वहां से निकलने का रहता है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है संक्रमण अवस्था कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगी, इसके बाद अभिक्रिया क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी और यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा और हैलाइड क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है विन्यास का प्रतिलोमन या विन्यास का प्रतिपन होता है, मतलब यहाँ पे विन्यास क्या हो जाएगा पूरा बदल जाएगा, पूरा पलट जाएगा। इस क्रिया में 2 अणु भाग लेकर के संक्रमण अवस्था का
निर्माण करते हैं, इसलिए इसे SN2 रख दिया करते हैं। इसमें दो अणु साथ में भाग ले रहे हैं, आप एक पहला ये है और दूसरा ये अणु ये है, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, SN2 बोलते हैं। इस प्रकार अक्रिया के दर RH तथा OH माइनस आयन दोनों के मोलर सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित रूपांतरों को करने के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहला है बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोएट और दूसरा क्वेश्चन दिया है नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तो इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल से देखते हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल से जब क्या करेंगे कि आप करेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल की HBr के साथ प्रक्रिया करानी है, तो बेंजिल ब्रोमाइड बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br की OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Br। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला Br क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा या बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ फिर प्लस KCN के साथ क्रिया करा दीजिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br की जगह पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। यहाँ पे CN आ गया। अब इसकी क्या करिए, डेल्टा यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन साइनाइड बन जाएगा। और यहाँ पे अब क्या करना है आपको, डेल्टा H3O प्लस के साथ क्रिया करा देनी है, तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से साइनाइड आयन अलग हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH आयन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये, और यही आपको बनाना था फेनेट एथेनोइक अम्ल या फिनाइल एथेनोइक अम्ल जो है, तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से। अब अगला क्या पूछा था, नाइट्रोब्रोमोबेंजीन के साथ क्रिया करानी थी, तो यहाँ पे Mg की करा दीजिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे आपका लगभग विग्नाड या त्रिभुज जैसा बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के साथ पे क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा और Br आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, यहाँ पे जो है तो आपका बीच में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, विग्नाडक कर्मक जैसा। ठीक काम कर रहा है, Mg रहेगा तो विग्नाडक कर्मक ही बोल सकते हैं आपका। यहाँ पे शुष्क ईथर के ऊपर शुष्क बर्फ की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, तो शुष्क बर्फ जिसको कहते हैं, तो इसकी उपस्थिति में कराएंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg रहेगा, एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आप दोनों ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद H3O प्लस के साथ क्रिया करा देंगे, तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना हट जाएगा और इतने हटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, बाकी उप उत्पाद के रूप में बन जाएंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। ये तीसरे पे नाइट्रो जुड़ा है ये, और ये बेंजोइक अम्ल है, ये बेंजीन है और ये अम्ल समूह है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। और यहाँ पे आपका जो बाकी जो बचा था Mg Br OH, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अथवा। तो यहाँ पे इसमें पूछा है, निम्नलिखित रूपांतरों को करने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे 4 मेथिल एसिटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा दिया है साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल। तो चलिए देखते हैं, इसको भी आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 मेथिल एसिटोफिनोन जो है आपका, इसकी क्रिया जो कराएंगे तो KMnO4, या आप क्या करिए इसके साथ पे KOH, और इसके साथ पे आपको क्या करना है, गर्म करना है। तब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से यहाँ पे जो आपका ग्रुप रहेगा, तो डाई पोटेशियम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेशियम शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अपन को अभी अम्ल समूह बनाना है, तो ये अम्ल समूह तो जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम है, तो इसको अलग करना है। आप किसके साथ क्रिया करा देंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा देंगे, H2SO4 के साथ क्रिया करा देंगे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका K की जगह पे क्या हो जाएगा, H शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी K2SO4 क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजीन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, टेरेप्थेलिक अम्ल जिसको बोलते हैं। तो ये आपका ये उत्पाद है, मुख्य उत्पाद यहाँ पे। इसका साइक्लोहेक्सीन के साथ जब क्रिया कराना है, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसकी KMnO4 की
सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे तब वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका हेक्सेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों जगह पे क्या हो जाएंगे, अम्ल शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चक्रीय संरचना है ये वाला बंद टूटेगा और यहाँ पे अलग अलग क्या आ जाएगी, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे। इसको आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। यहाँ पे क्या है, सभी जगह पे 6 कार्बन हो गए, ये कार्बन भी गिनती में आएगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो ये आपका क्या हो जाएगा हेक्सेन। और यहाँ पे पहले कार्बन और छठवें कार्बन पे क्या जुड़ा है, मान लीजिए ये पहला है तो ये छठवां, तो पहले और छठवें पे क्या जो है ओइक अम्ल जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे डाई ओइक अम्ल कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे एडिपिक अम्ल के नाम से भी जानेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए वही है, चलिए वही था। तो ये वही क्वेश्चन है। चलिए आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए और ये थी, आपको इसी तरीके से और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको तुरंत जानकारी मिलती रहेगी वीडियो जो डलेगी उनकी।